good morning everyone. How are you all? All good? So, let's start study. Today we are going to read part 3 of lesson 10. This is the rise of small kingdom in North India. North India में during medieval period many small kingdom rise up. Okay, let us see. In part 1 we have studied about these three. Rajputas, Palas and Pratiharas. They were rise up in the period of 752,000 CE. Okay, at this time they were very powerful, very strong and they had huge army. उनके पास strong army थी. Okay, but they lost their strength, their army, everything they lost. How? Because they were continuously engaged in struggle. ये तीनों struggle में involve थे. स्ट्रगल मीनिंग वॉर्स करते रहते थे और इन तीनों की वॉर्स को नाम दिया गया ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल. ओके, और ये ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल क्यों हुई? बिकॉज दे वांटेड टू पोजेस कन्नौज. ये तीनों कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे क्योंकि कन्नौज एक प्रोस्पिरस प्लेस था, समृद्ध प्लेस था और ये तीनों उसे अपने साम्राज्य में मिलाकर समृद्ध बनाना चाहते थे. ओके, लेकिन इनकी इसी इच्छा ने इनकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दिया. ओके, सो इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई तो इनकी रूलिंग पावर भी खत्म हो गई. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दीज थ्री किंगडम? राजपूतास केम इनटू एग्जिस्टेंस. यस माय डियर, राजपूत अस्तित्व में आए. फ्रॉम वेयर दे केम इट इज़ नॉट क्लियर. कहाँ से आए थे ये क्लियर नहीं है, बट वी नो दैट देयर वर 36 क्लैंस ऑफ राजपूत. टोटल 36 कुल थे राजपूत के. ओके, उनमें से वी हैव नॉलेज अबाउट 4 clans. 4 clans were main, very powerful. Okay, they were Parmaras, Pratiharas, Chauhans and Chalukyas. Okay, so इन चारों में से भी जो चौहान डिनेस्टी थी was one of the super power dynasty of that time because Chauhan dynasty enjoy a special place of dignity, प्रेस्टीज इन द सोसाइटी अमंग ऑल राजपूत. सारे राजपूत में से सिर्फ एक यही डिनेस्टी ऐसी थी जिसने प्रेस्टिजियस लाइफ का आनंद लिया था, एंजॉय किया था. ओके, क्यों, कैसे हुआ ये पॉसिबल? बिकॉज जो चौहान रूलर्स थे दे वर वेरी ब्रेव एंड पावरफुल. लाइक वन ऑफ देम वॉज पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान रिमेन्स अलाइव इवन टुडे इन द फोक टेल्स ऑफ इंडिया. हमारी इंडियन स्टोरीज में अभी भी पृथ्वीराज चौहान के हीरोइज्म और ब्रेवरी का वर्णन है. मीनिंग वो अभी भी उन स्टोरीज में जीवित हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव एंड सी व्हाट इज हियर. नॉर्थ इंडिया में गवर्नेंस कैसी थी? मीनिंग ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड जो रूलिंग पॉलिसी थी वो कैसी थी? नॉर्थ इंडिया में हम जानते हैं कि राजपूत पावर में आ गए थे, तो राजपूत की शासन करने की नीति कैसी थी? लेट अस नो. फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? हमें पता है कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में सारी पावर्स राजा के पास होती थी, तो राजा वॉज ऑल पावरफुल. ओके, एंड देयर वर ऑफिशियल्स. वहाँ अधिकारी होते थे, राजा के पास बहुत सारे अधिकारी होते थे, लेकिन वो केवल राजा को हेल्प करते थे, एडवाइस देते थे, सलाह देते थे, बट द फाइनल डिसीजन राजा ही लेते थे. ओके, सो राजा हेड होते थे सैनिक व्यवस्था के और न्याय व्यवस्था के हेड होते थे. ओके, एंड एम्पायर, जो पूरा एम्पायर था वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. प्रोविंसेस में डिवाइड था. क्यों? ताकि शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके. ओके, एज इंडिया में भी इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है एंड स्टेट्स अगेन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट ताकि प्रशासन व्यवस्था अच्छे से चल सके. ओके, सो द किंग स्पेंट, और किंग खर्च करते थे बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी. अपनी इनकम का बहुत बड़ा अमाउंट वो खर्च करते थे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि ये राजपूत राजा ये मानते थे कि अगर आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी तो उनका राज समय काफ़ी लंबा चल सकता है. मीनिंग वो काफ़ी लंबे समय तक शासन कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस नो अबाउट इकोनॉमी. इकोनॉमी, देयर वॉज ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. वहाँ पे अव्यवस्था थी, डिस्पैरिटी थी, इक्वलिटी नहीं थी, आर्थिक इक्वलिटी नहीं थी. कैसे?
कि जो रॉयल फैमिलीज मीनिंग राजा की फैमिली और हाई ऑफिशियल्स थे, उच्च अधिकारी थे और जो व्यापारी थे, ये तीन हो गए, रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल एंड व्यापारी। ओके, ये तीनों प्रोस्पिरस लाइफ जी रहे थे, खुशहाल लाइफ जी रहे थे, इनकी लाइफ लग्जोरियस थी, आरामदायक थी। लेकिन जो पीपल विलेज में रहते थे वो पुअर थे, उनके ऊपर बहुत सारी बर्डन्स थी, वो निम्न काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। ओके, सो उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ता था और जो इन तीनों की वजह से इन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। ओके, सो इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, समानता नहीं थी। ये तीनों उच्च जीवन जी रहे थे और ये जो विलेजर्स थे ये निम्न जीवन जी रहे थे। टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ रिचेज, अमीरों का ही अधिकार था टेम्पल्स पे। अमीर लोग अपनी सारी धन संपदा मंदिरों में छुपो कर रखते थे और यही कारण था कि जो उस समय में इन्वेडर्स, आक्रमणकारी आए तो उनका अटैक करने का मेन सेंटर ही मंदिर बन गए। ओके, सो लेट अस नो मोर अबाउट इकोनॉमी। फेडरल सिस्टम की आर्थिक व्यवस्था में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। जमींदारी प्रथा मीनिंग जमीन के मालिक होते थे जो ठाकुर और राइज कहलाते थे। तो इनके पास जमीन कहाँ से आती थी? राजा जब कभी किसी अधिकारी के काम से खुश होते थे तो वो उन्हें इनाम में जमीन दे देते थे, ऑफिसर्स को। ओके, सो ये ऑफिसर्स के पास जब जमीन आ गई तो ये क्या बन जाते थे? ये ठाकुर और राय बन जाते थे। अब इन्हें राजा से जमीन मिली है तो इन्हें वापिस क्या करना होता था? इन्हें उसके बदले मिलिट्री हेल्प देनी होती थी। वॉर में, युद्ध के समय में राजा को सैनिक सहायता देनी होती थी। ओके, सो लेकिन ये जो फेडरल सिस्टम था ये ही मुख्यतः इन एम्पायर्स का, राजपूत एम्पायर्स के डिक्लाइन का, अंत का कारण बना। लेट अस नो, फेडरल सिस्टम लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मैनी एम्पायर। बहुत सारे एम्पायर्स का डिक्लाइन हो गया इसकी वजह से। क्या कारण था? कि जो ये फेडरल लॉर्ड्स थे ये अपनी पूरी इनकम का बहुत थोड़ा सा पार्ट राजा को देते थे और बहुत ज़्यादा वाला खुद रखते थे। इससे क्या हुआ कि राजा के पास कम इनकम और इन लॉर्ड्स के पास, फेडरल लॉर्ड्स के पास ज़्यादा इनकम। तो मीनिंग रिच कौन हुआ? फेडरल लॉर्ड्स हुए। ओके, सो जो ये फेडरल लॉर्ड्स थे इन्होंने राजा की पावर्स को कम कर दिया और ये खुद लाइक चौहान और परमाराज बिकेम पावरफुल। ये पावरफुल हो गए और इन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया। ओके, सो नाउ यू कम टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? अच्छी नहीं थी। सोसाइटी में ये थ्री काइंड पीपल प्रोस्पिरस लाइफ जी रहे थे और विलेजर्स निम्न जीवन जी रहे थे। ओके, और फेडरल सिस्टम ने तो एक नॉर्थ इंडिया के जो राजपूत थे उसे खत्म ही कर दिया। ओके, सो हियर वी हैव लर्नड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। लेट अस नो अबाउट सोसाइटी कि राजपूत के समय में सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे बेस्ड थी। लोगों को कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया हुआ था। जो लोग जिस कास्ट में पैदा होते थे उन्हें वही काम धंधा अपनाना पड़ता था। लाइक जो किंग होते थे उनके बच्चे किंग ही होते थे और जो फेडरल लॉर्ड्स होते थे उनके बच्चे भी जमींदार ही बनते थे। इसी तरह से जो किंग, फेडरल लॉर्ड्स और ब्राह्मण्स थे इनका जो जीवन था वो हाई पोजीशन वाला था। आगे इनके बच्चे भी उसी कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसी हाई पोजीशन में ही रहते थे। लेकिन जो ये विलेज पीपल थे, शुद्राज थे, इन्हें लैंड कल्टीवेट करना पड़ता था और इनके बच्चों को भी आगे यही अपनाना पड़ता था और इस वजह से इनके जीवन में सुधार नहीं हो पा रहा था और इनका जीवन फुल ऑफ बर्डन था। मीनिंग बर्डन थे, बोझ थे, प्रॉब्लम्स थी इनकी लाइफ में। इन्हें टैक्स पे करना पड़ता था और इन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। ये तीनों जो किंग, फेडरल लॉर्ड्स और ब्राह्मण्स थे ये इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शुद्राज का। मीनिंग इनसे काम लेते थे, ज़्यादा काम लेते थे और वसूली कम देते थे। ओके, सो द कंडीशन ऑफ शुद्राज वॉज निम्न थी, पुअर थी। नाउ लेट अस नो अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन। कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्हें एजुकेशन से परे रखा जाता था, डिप्रीव्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, और समाज में वुमेन के अगेंस्ट बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी। कैसी बुराइयां? समाज में सती प्रथा,
चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी जैसी बुराइयां थी। सती प्रथा होता है जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ ही जलना होता था। और चाइल्ड मैरिज मीनिंग छोटी आयु में शादी कर देना, और पॉलीगैमी मीनिंग एक ही व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां होना। तो इस तरह से समाज में ये बुराइयां व्याप्त थी और जिसकी वजह से वुमेन का जो स्टेटस था वो निम्न था। ओके, so here we have learnt about the common woman. Okay, now let us know about the royal family's woman. रॉयल फैमिली की वुमेन की कंडीशन कैसी थी? एक्चुअली दे वर नॉट ऑल्सो इन गुड कंडीशन बिकॉज इन दैट टाइम राजा महाराजाओं के समय में युद्ध होते रहते थे, वॉर्स होती रहती थी, और उन वॉर्स की वजह से किसी न किसी राजा का तो अंत होना निश्चित था। तो जिस राजा का अंत होता था उसके शव के साथ ही उसकी रानी को जल जाना पड़ता था। कमिटेड जोहर, जोहर कमिट करना पड़ता था, उसी अग्नि में जलना पड़ता था। क्यों करती थी रानी ऐसा? क्योंकि उसे लगता था कि राजा की मृत्यु के बाद उसके सम्मान की रक्षा कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। ऐसा सोच के अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए रानी राजा के साथ ही जल जाती थी। ओके, सो लेट्स मूव हियर। दिस इज रिलीजन, धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था अच्छी थी उस समय। हिंदू भगवान एंड देवी माँ की पूजा की जाती थी, विष्णु एंड शिवा भगवान जी की पूजा की जाती थी, एंड काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा माँ की पूजा की जाती थी। और इससे पता चलता है कि जो राजपूत थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। ओके, एंड जो राजपूत किंग थे वो ब्राह्मण्स को भी मानते थे, ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में दिया करते थे। किस लिए दिया करते थे? ब्रह्मादया और अग्रहारा के लिए। ब्रह्मादया और अग्रहारा मीनिंग होता है कि मठ बनाने के लिए, एजुकेशन पॉइंट बनाने के लिए, और कोई धार्मिक स्थल बनाने के लिए। ओके, सो इन कामों के लिए ब्राह्मण्स को लैंड दान में दी जाती थी। मीनिंग राजपूत पूरी तरह से हिंदुइज्म के फॉलोअर थे। इसी कारण से वहाँ बुद्धिज़्म पॉपुलर नहीं था। जो मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में शेल्टर ले लिया था। और एक कारण ये भी था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो मॉन्क्स रहते थे, मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी, वहाँ पे तुर्क्स ने अटैक कर दिया था। और उस अटैक से भी बचने के लिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो साउथ ईस्ट एशिया में चले गए थे। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एक बात बहुत अच्छी थी कि भक्ति सेंट्स आए थे। भक्ति सेंट्स ने भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान दिलवाया और उन्होंने अपोज किया, विरोध किया सोशल डिस्क्रिमिनेशन मीनिंग सामाजिक भेदभाव का, अंधविश्वास का, नैरो माइंडेडनेस मीनिंग संकीर्ण विचारधारा का, छोटी विचारधारा का, इन सब का विरोध किया। ओके, एजुकेशन। एजुकेशन कैसी थी? एजुकेशन के मार्ग में ये सबसे बड़े हर्डल थे मीनिंग बाधक थे। एजुकेशन के मार्ग में संकीर्ण विचारधारा थी। जो एजुकेशन थी हमने पहले ही पढ़ा कि वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, और विलेज पीपल तो ले भी कैसे सकते थे क्योंकि उनकी लाइफ में तो बर्डन्स इतनी भरी हुई थी। मीनिंग एजुकेशन भी सबको नहीं मिल पाती थी। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन मीनिंग जो शुरुआती एजुकेशन थी वो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में होती थी, और जो हायर एजुकेशन थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशील विहार में होती थी। ओके, ये दोनों जो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशील विहार ये हायर एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक और बात थी कि जो फिलोसफी और रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, दार्शनिकता पे और धार्मिक शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उस समय पे मैथ्स को और साइंस को टोटली इग्नोर किया गया। मैथ्स और साइंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। ये उस समय की एजुकेशन व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं था। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस राजपूतास के टाइम पे मराठी, गुजराती और बंगाली का विकास हुआ, क्योंकि जो भक्ति सेंट्स थे वो अपनी सॉन्ग्स को कंपोज करते थे इन्हीं भाषाओं में, मराठी, गुजराती एंड बंगाली में ही अपने सॉन्ग्स को कंपोज करते थे। ओके, इसलिए इन तीनों भाषाओं का विकास हुआ, और संस्कृत भाषा का इम्पोर्टेंट प्लेस था सोसाइटी में। और जो पाली एंड प्राकृत भाषा थी, इन भाषाओं में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बुक्स लिखी गई। ओके, हमने जाना कि मराठी, गुजराती एंड बंगाली डेवलप हो गई थी, और पाली एंड प्राकृत भी अच्छी प्लेस पे थी, और संस्कृत सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस पे थी। ओके,
लेट अस मूव एंड लर्न मोर अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर कि राजपूताज ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इस फील्ड में कितना योगदान दिया. लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया की पेंटिंग्स के एग्जाम्पल हमें आज भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूराल. म्यूराल की फॉर्म में. म्यूराल क्या होता है? म्यूराल एक पेंटिंग्स की फॉर्म है, रूप है, जो कि परमानेंट सरफेस पे की जाती है. ऐसी पेंटिंग जो परमानेंट सरफेस पे की जाती है उसे म्यूराल कहते हैं. और इस म्यूराल पेंटिंग्स के एग्जाम्पल हमें पैलेसेस, केव्स और टेम्पल्स की वॉल्स पे मिलते हैं. ओके और इन्हें देख के हमें पता चलता है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज वेरी गुड during the period of Rajputas. And here one more point, जैन monks and painters of Bengal. इन दोनों ने, जैन monks ने और बंगाल के पेंटर्स ने डेवलप की आर्ट को. कौन सी आर्ट को विकसित किया? मिनिएचर पेंटिंग, मीनिंग महीन कलाकृति, महीन पेंटिंग्स की कला को डेवलप किया, विकसित किया. एंड हेयर द लिंगराजा एंड मुक्तेश्वरा टेम्पल एट भुवनेश्वर, हेयर इट इज, एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क. These two are the fine example of art and architecture of that period. And in this way, we can say that Rajputas promoted a lot art and architecture. Okay, let us move. Here we will learn about trade. व्यापारिक स्थिति. राजपूतास के समय में व्यापारिक स्थिति कैसी थी? Our trade was very flourished at that time. बहुत विकसित स्थिति में था. Okay. इंडियन डेवलप ट्रेड रिलेशन. इंडिया ने ट्रेड रिलेशन डेवलप किया विद अदर कंट्रीज. कौन कौन सी कंट्री थी? ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एशिया, यूरोपियन कंट्रीज. सो मैनी कंट्रीज के साथ में राजपूताज ने ट्रेड रिलेशन स्टार्ट किया. और इस ट्रेड रिलेशन का रिजल्ट हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज हमारे इंडिया के क्लोज आ गई. मीनिंग हमारा क्लोज रिलेशन हो गया और जितनी भी डेवलपमेंट्स दूसरी कंट्री में होती थी वो हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गई. सो राजपूतास के टाइम पे हमारी कंट्री विकसित होना शुरू हो गई. ओके एंड अगेन अ न्यू फीचर हेयर दैट द कॉमन फीचर इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ कि हमारे इंडिया में भी इंटरनल जो ट्रेड होता था, ये तो था एक्सटर्नल ट्रेड. ओके इंटरनल जो इंडिया के विभिन्न पार्ट्स में भी जो ट्रेड होता था, उस ट्रेड की वजह से जो डिफरेंट पार्ट्स के पीपल थे वो क्लोज आ गए और उन्हें पता चला कि उनमें बहुत सारी समानताएं हैं. सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानताएं हैं उनमें. ओके उनकी कल्चरल लाइफ सेम है. तो इस समानता की वजह से वो भी क्लोज आ गई. एक तो हम क्लोज हो गए डिफरेंट कंट्रीज से. ओके और एक हम अपने इंटरनल पार्ट में भी क्लोज आ गए एक दूसरे के, क्योंकि हमारे बहुत सारे फीचर कॉमन थे. सो अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव अफगान्स, तर्किश एंड मुगल रूलर्स पे बहुत बुरा हुआ कि हमारी ये एकता उन तीनों के लिए एक बोन का काम करने लगी, अभिशाप का काम करने लगी. ये तीनों हमारे यहाँ पे इन्वेड करके रूल करना चाहते थे, लेकिन हमारी इस एकता ने इनके लिए अभिशाप का काम किया. ओके हियर एंड लास्ट लेट अस टेक द रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे. Today we have learnt about the governance in North India, meaning the ruling policies of Rajput. Let us revise. Administration. Administration में Raja was all powerful. He was the head of the judiciary and military, and he spent huge amount of money on building strong armies. Okay, let us learn about economy. Economy. There was great disparity among all classes. Okay, the royal families, the officials and traders were prosperous, but the people living in villages were very poor. So economic condition was not good. Society. Society was based on caste system. The king, the federal lords and Brahmins were in high position and they enjoyed luxurious life. On the other hand, Shudras had to cultivate the land or they had burdens of taxes and they had to face social discrimination. So society policy was not good. Religion. Religion पे हिंदुइज्म की छाप दिखाई देती है. राजपूत्स मेनली वर्शिप्ड हिंदू गॉड लाइक विष्णु एंड शिवा एंड ऑल्सो दे वर्शिप्ड गॉडेसेस लाइक काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा. सो हिंदुइज्म वॉज मोर पॉपुलर देन बुद्धिज्म. क्लियर अप टू यू? एजुकेशन. एजुकेशन वॉज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज द स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन वॉज एनकरेज्ड. फिलोसफी और रिलीजन की स्टडी को तो एनकरेज किया गया, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होते हैं लाइक मैथ्स एंड साइंस
वर इग्नोर्ड, इन्हें इग्नोर किया गया. सो जो एजुकेशन कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी. संस्कृत को इम्पोर्टेंट प्लेस मिला था एजुकेशन में, संस्कृत का इम्पोर्टेंट प्लेस था. एंड पाली एंड प्रकृत लैंग्वेज में बहुत सारी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पे बुक्स लिखी गई. ओके, ट्रेड कैसा था? ट्रेड वॉज वेरी फ्लोरिस्ड, बहुत विकसित था. एंड इंडिया डेवलप ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज लाइक ईस्ट, साउथ ईस्ट, west European countries. With many countries India developed trade relation, and that was very good for India. Okay, here art and architecture. Art and architecture was really very good. The Lingaraja temple and the Sun temple at Konark are the fine example of art and architecture of that period. And the miniature painting, art of miniature painting and the mural form of painting were very famous at that time. Okay, so this was our lesson. So here and last, bye bye to all and thanks for watching it. Okay, bye bye.